चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय जिसका नाम है अनपान विधि अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक इस अध्याय के अंतर्गत हमने चावल, गेहूं, जौ के साथ साथ सभी प्रकार की दालें जैसे मूंग, उड़द, अरहर, राजमा, चने, मोठ आदि के गुण और कर्म के विषय में जाना है। यानी हमें इन द्रव्यों में से कौन सा प्रयोग में लाना है, कौन से व्यक्ति के लिए यह लाभकारी होगा, ऐसा हम जान चुके हैं। अब हम मांस रस के विषय में जानते हैं। यहाँ अलग अलग पशुओं के मांस के विषय में उनके गुण कर्म के बारे में बताया गया है। अब यहाँ ये कहने का मतलब नहीं है कि यह मांसाहार शाकाहार से अधिक उत्तम है। यहाँ पर इस तरह मांसाहार के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है, लेकिन अलग अलग जीवों के मांस के गुणों को इसलिए बताया जा रहा है कि आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग किया जा सके। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मांस रस के विषय में अध्ययन करते हैं। यहाँ मांस रस में भी 8 प्रकार के वर्ग बनाए गए हैं। यानी अलग अलग वर्ग में अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को रखा गया है, फिर उनके गुण कर्मों को बताया गया है। तो सबसे पहला प्रसेह पशु पक्षी गण कहा गया है। इस वर्ग के अंतर्गत पशु और पक्षी दोनों का ही ग्रहण किया गया है। प्रसेह वर्ग के अंतर्गत जिन पशु पक्षियों के विषय में कहा गया है उनके नाम कहे जा रहे हैं। सबसे पहले गौ, गधा, खच्चर, ऊंट, घोड़ा, चीता, सिंह, भालू, बंदर, वानर कहा गया है, भेड़िया, बाघ, तरसू, वर्बू नेवले को कहा जाता है, और बिल्ली, चूहा, लोमड़ी, गीदड़, बाज, वातांत कुत्ते को कहा जाता है। वातांत का मतलब है कि जो उल्टी करके खा ले। तो यह कुत्ता कई बार ऐसा करता है कि वह अपना खाना खाया हुआ वमन कर देता है, उल्टी कर देता है, और फिर जो निकला होता है द्रव्य उसको वो दोबारा से ग्रहण कर लेता है। इसलिए इसका नाम वातांत कहा गया है और यह कुत्ते के लिए कहा गया। और चाश, इसको नीलकंठ कहते हैं, कौवा, और शष्नघनी जो खरगोश को मार दे, तो यह चील के आकार का एक पक्षी कहा गया है। और मधुआ, यह भी एक पक्षी का ही भेद है। और भांस, यह श्वेत शिखा वाला गिद्ध का भेद है, और जो गौ के झुंड के पास विशेष रूप से रहता है। और गिद्ध, उल्लू, कुलिंग यहाँ घर पे रहने वाली गुरैया को कहा जाता है। और धूमिका, यह जंगल में रहने वाली गुरैया है। और कुर्र, ये भी एक ऐसा पक्षी जिसे टिटहरी कहते हैं। और इन सब के बारे में ये कहा कि ये मृग तथा पक्षी गण प्रसेह कहा जाता है। मृग यहाँ पशुओं के लिए कहा गया है, और पक्षी जो भी यहाँ पर उड़ने वाले जीव हैं उनके लिए कहा गया। तो इनके बारे में कहा कि यह अपने भोजन को दूसरों से छीन कर खाते हैं। प्रसेह पशु पक्षी बताने के बाद अब बिल में रहने वाले जीवों के नाम कहे जा रहे हैं। तो इसमें एक सबसे पहले सफ़ेद सांवले रंग के और जिसकी पीठ पर चित्रित रेखाएं होती हैं, और काले, इस प्रकार 4 प्रकार के काकुली मृग, ये सांप के भेद कहे जा रहे हैं कि ये अलग अलग रंग वाले हैं और इनके ऊपर लाइनें जैसी दिखाई देती हैं। तो उनके साथ कहा। और आगे कुर्चिका, यह भी एक सांप, और विशेषतः इसे अंधा सांप कहा जाता है। और चिल्हट और भेक मेंढक को कहा जाता है। और गोह को गोदा भी कहते हैं। साही, गंडक, ये भी एक तरह का गोह या गोदा ही है। और कदली वन विलार को कहा जाता है। और नेवला, श्वावित, यानी ये साही का ही एक भेद है। ये सब भूमिशय रहते हैं। भूमिशय का मतलब है जो भूमि में रहते हैं। अब अनूप वर्ग के जीवों के बारे में बताते हैं कि श्रिमर है जो बड़े सुअर होते हैं। और चमरी गो, ये 12 संख्या को भी कहते हैं। और गेंडा, भैंस, गव्वे नील गाय को कहते हैं। और हाथी,
नयंग ये एक तरह का हिरन है, और ब्राहा ये सामान्य सूअर है, और रुरु यह एक प्रकार का मृग है जो शरत काल में अपने श्रृंग को छोड़ देता है। ऐसा इसके विषय में कहते हैं कि जब भी सर्दी आती है, शरद ऋतु आती है, तो यह अपने सींगों को छोड़ देता है। तो इस प्रकार यह भी एक जीव, ये सभी अनूप वर्ग के कहे जाते हैं, यानी यह सभी जीव अनूप प्रदेश में रहने वाले हैं। अब इसके पश्चात वारिशीय वर्ग कहा जा रहा है। वारिशीय मतलब जो पानी में रहने वाले हैं। तो पानी में रहने वाले कछुआ, केकड़ा, मछली, चुश्मार और तिमिलिंग नामक समुद्री बड़ी मछली, शीप, शंख और जल बिलाव, कुंभीर, चुलकी ये भी एक मछली, और मगरमच्छ के लिए कहा गया आदि। मतलब इस तरह के और भी जीव जो पानी में रहने वाले हैं, तो उनको वारिशीय कहा जाएगा। और अब वारिचर के विषय में कहा रहा है। वारिशीय का मतलब है कि वे पानी में ही रहते हैं, पानी के बाहर उनका जीवन न के बराबर है। और वारिचर का मतलब है कि वह पानी में चलने फिरने वाले हैं। तो उनमें जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो ये कि हंस और बड़ा बगुला, बलाका ये छोटे बगुले के लिए कहा जाता है, बक यह भी सफ़ेद बगुला है, और कारकंडव ये हंस का भेद है, और पल्व ये सारस पक्षी है, शारीरी यह भी एक तरह का जीव जो पानी में रहने वाला है, और सारस, केशरी, मणितुंडिक और मृणकंठित ये भी जो एक जीव, इसमें मृणाल कंठ कहा जाता है। मृणाल का मतलब कमल है, तो जिसकी कमल जैसी गर्दन होगी उसे मृणाल कंठ कहा गया है। और मुदगु ये भी एक तरह का जीव, और काक तुंडक, उत्क्रोश क्रूरी पक्षी का ये भेद है, और पुंडरीकाक्ष और मेघराव इसको मेघनाथ भी कहते हैं, और जल मुर्गी, आरा, नंदीमुखी, वाटी, सुमिकी, सैचारी, रोहिणी, कामकाली, सारस, रक्त शीर्षक, चकवा चकई और इनके अतिरिक्त और भी जीव जो जल में गमन आगमन करते हैं वे सभी जलचर वर्ग में संग्रहित हैं। यानी यहाँ तो कुछ नाम बता दिए गए, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे जीव जो पानी में चलते हैं तो उनके बारे में यहाँ कहा जाएगा। अब जांगल पशु के विषय में कहा जा रहा है, यानी जो पशु भूमि पर पैदा होते हैं और जंगल में घूमते फिरते हैं, तो ऐसे यहाँ जीवों के विषय में कहा जा रहा है। सबसे पहले पृषत कहा गया, यानी यहाँ पर बिंदु से चिन्हित मृग, मतलब मृग के ऊपर या हिरण के ऊपर जो चकते से होते हैं उसका कहा गया नाम। और शरभ, ये शरभ भी एक तरह का मृग ही है, और राम ये भी मृग, ये मृग का नाम कहा गया है। और शवद्रंश मतलब ये 4 दांत वाला मृग है। और मृग मातिका छोटे शरीर और लंबे उदर वाला मृग, ये हिरण के ही कुछ भेद बताए गए थे। और शश खरहा या जिसे खरगोश कहते हैं, और उर्ण ये खरहा का ही भेद है, मतलब ये खरगोश जैसा ही। और कुरंग और गोकर्ण, गो के कर्ण के समान कान वाला मृग। और कोटकारक, चारुष्क सुंदर और छोटे शरीर का मृग। और हिरण ताम्र वर्ण का हरिण। और ऐंड ये भी कृष्ण सार का मृग। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग मृग के विषय में कहा है, मतलब कई तरह के मृगों के ही भेद बताए गए हैं। और ये शंबर इसको बारहसिंगा कहते हैं। और कालपुंछ यानी काले पूंछ वाला मृग। और ऋष्व ये नीले रंग के अंडकोश वाला मृग है। और भरपोत ये सभी जांगल पशु वर्ग में संग्रहित हैं, मतलब कि ये सभी जो जीव बताए गए यहाँ इनको जांगल मास वर्ग के अंतर्गत बताया गया है।
अब विष्कर वर्ग के विषय में कहा जा रहा है। विष्कर का मतलब है कि जो फैला कर खाने वाले हैं, यानी उनके सामने अगर भोजन है तो उस पर वह पाँव मार के उसको फैला देते हैं और फिर उसको चुप चुप के खाते हैं। तो उसके यहाँ उदाहरण दिए, जैसे लवा, लवा को लावा भी कहते हैं, और वतिरिक यानी चटक, और वार्तिक जिसे छोटा चटक कहते हैं, कंपिचल इसको गोर तितर कहते हैं, और चकोर और उपचक्र यानी चकोर का ही भेद है जिसका काला चोंच होता है, और कुकम और रक्तवर्मक यानी लाल वर्ण का चटक। चटक यहाँ चिड़िया के लिए कहा गया। तो यहाँ पर अभी तक जितने बताए गए ये सब चिड़िया के ही भेद कहे गए हैं, और ये सब लावा आदि विष्कर कहे जाते हैं। मतलब ये सभी अपना भोजन फैलाकर फिर उसको ग्रहण करते हैं। तो इनके बारे में यहाँ ऐसा कहा है। और वर्तक आदि विष्कर आगे बता रहे हैं कि शार्पद, इंद्राब, गौनर्द ये सभी कंक पक्षी के भेद हैं, और गिरिवर्तक पहाड़ी बटेर और करकर और अबकर वारंग ये वर्तक आदि विष्कर वर्ग में संग्रहित है। तो इस प्रकार इस वर्ग के अलग अलग जीवों के नाम बताए गए हैं। अब प्रतुद पक्षी वर्ग के विषय में कहा, यहाँ उन पक्षियों के विषय में कहा जा रहा है जो अपनी चोंच या पैर मारकर खाने का सेवन करते हैं। तो उसमें उदाहरण दिए गए हैं शतपत्र, यानी ये कठफोड़नी है जो लकड़ी पर अपनी चोंच से छेद करता है, और भृंगराज, भृंगराज भी एक पक्षी का नाम कहा गया है। हालांकि भृंगराज एक औषधि भी है, एक हर्ब भी है, लेकिन यहाँ पक्षी के विषय में कहा गया है। और उसमें भी ऐसा कहा कि यह पक्षी राज जो भौरों के समान काले वर्ण का होता है, और कोइष्ठी, कोरुक जो पक्षी कोरुक कर करके उच्चारण करता है। जीव, जीवक, यह एक ऐसा पक्षी, इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि अगर यह विष को देख ले तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वह भी इसी प्रकार का पक्षी है कि वह अपनी चोंच से या पाँव मारकर अपने आहार का सेवन करता है। और कैरात, कोयल और अत्यु, गोपापुत्र, प्रिय आत्मज, लट्टा और लट्शक ये भी भरद्वाज पक्षी का एक भेद हुआ। और वर्भू, वटाहा, डिंडी मानक, ये इसकी आवाज़ ऐसी है कि वह नगारे की तरह आवाज़ करने वाला है, तो उस तरह इसका नाम रखा कि डिंडी मानक। और यह जटी, ये गीत का एक उदाहरण। और दुंदुबी, पाकार, लोहपृष्ठ ये चटक का भेद है, यानी एक चिड़िया जैसा। और कुलिंग ये वन्य चटक है, मतलब इसे जंगली चिड़िया कह सकते हैं। कपोत यानी कबूतर, और सुगा, सारंग, चिट्टी, कंग यष्टिका, सारिका, मैना को बोलते हैं। और कल विंगू ये ग्राम्य चटक है, ये भी एक तरह की चिड़िया। और चटक जो गोरैया है। और अंगार चूड़क जिसे बुलबुल कहते हैं। और पारावत ये अरेबिया कबूतर का ही भेद है। और पांडविक ये भी कबूतर। और इस प्रकार प्रतुद पक्षियों का वर्ग कहा गया है। अब यहाँ पर 8 वर्ग के विषय में बता दिया है, लेकिन इन 8 वर्गों के नाम जो रखे गए हैं उनका यहाँ पर अब वर्णन किया जा रहा है कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले प्रसह के विषय में कहा कि जो पक्षी या पशु दूसरे से आहार द्रव्य को बलात्कार छीन कर खा जाते हैं उसे प्रसाह कहा जाता है। मतलब ये अपने आहार को दूसरे से छीन कर खाते हैं, जैसे कि गीद, बाज वगैरह। तो यहाँ पर उन पशुओं के विषय में कहा जा चुका है। और फिर भूशय, भूशय मतलब जो भूमि के अंदर रहने वाले हैं, यानी भूमि में बिल बनाकर रहने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो बिल में निवास करते हैं उसे भूशय कहते हैं। और अनूप, अनूप देश में रहने वाले वे सभी अनूप कहे जाते हैं। और वारिशय, वारिशय का मतलब जो जल में आश्रय लेते हैं। तो मतलब कि जो जल में निवास करते हैं उन्हें जलज या वारिशय कहा जाता है। और जलेचर जो जल में चला करते हैं उन्हें जलचर या वारिचर कहते हैं। जांगल जो स्थल यानी भूमि पर उत्पन्न होते हैं और जंगल में चलते फिरते हैं उन्हें जांगल कहते हैं।
और विष्कर पक्षी, जो पक्षी अपनी चोंच या पैर से कुरेद कर आहार द्रव्य को खोज कर खाते हैं, उन्हें विशिकर कहते हैं। और प्रतुद पक्षी, जो पक्षी अपनी चोंच से या पैर से बार बार आघात करके आहार को ग्रहण करते हैं, उन्हें प्रतुद कहा जाता है। तो इस प्रकार मांस की 8 योनियां बताई गई हैं। पहले 8 वर्ग में जीवों के नाम बताए गए हैं और अब इनके गुण को बताया जा रहा है कि इनका मांस क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले तो इन्होंने 5 के इकट्ठे ही गुण कहे हैं, यानी परसह, भूषय, अनूप, वारिज और जलचर। ये सभी जीवों के मांस सामान्यतः भारी हैं, मतलब ये गुरु हैं और उष्ण है, स्निग्ध है और रस में मधुर है। और ये बल की वृद्धि करने वाले हैं। और यहाँ पर उपचय राग कहा गया है। उपचय का मतलब वृद्धि करने वाला और इसका विपरीत अर्थक होता है अपचय। अपचय का मतलब है हानि करने वाला। तो यहाँ ये सभी जो जीवों का मांस है ये शरीर में वृद्धि करता है और यह वीर्य को अधिक रूप में बढ़ाता है, यानी यह शुक्र धातु को बढ़ाने वाले हैं। और यह वात का शमन करते हैं और कफ और पित्त को बढ़ाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भारी कहा है और उष्ण कहा है। तो उष्ण के साथ इसे स्निग्ध भी कहा। अब स्निग्ध होने के कारण तो ये वात का शमन करता है, लेकिन उष्ण होने के कारण यह पित्त को बढ़ाने वाला है, लेकिन मधुर है इसलिए ये कफ को भी बढ़ाने वाला है। तो इस तरह ये मांस के विषय में कहा गया है। और जो व्यक्ति निरंतर व्यायाम करता है और उसकी अग्नि दीप्त है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए इन प्रसह आदि प्राणियों का मांस हितकर होता है। अब यहाँ पर इनके गुण तो बता दिए, लेकिन उसके बाद ये बताया कि कौन से व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं। तो उसमें ये कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है, मतलब कि उसे कैलोरी की अधिक आवश्यकता है और उसकी जठराग्नि भी प्रदीप्त है, यानी उसका डाइजेशन भी अच्छा है, वही इनका सेवन कर सकता है, क्योंकि यह स्वभाव से ही गुरु भी हैं। तो अगर उसकी पाचक अग्नि ठीक नहीं होगी तो इसका पाचन भी ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कहने के बाद अब मांस खाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रसह आदि पशु पक्षियों के मांस को वैद्य पुराना अर्श रोग, पुरानी गृहिणी और पुराना शोष यानी यक्ष्मा में प्रयोग करवाए। ये चिकित्सक के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि चिकित्सक को इस मांस रस का किन रोगियों में प्रयोग करवाना होगा। और यहाँ पुराना एक शब्द प्रयोग किया गया है। पुराना का मतलब यहाँ हम क्रॉनिक डिजीजेस समझ सकते हैं कि अगर डिजीजेस क्रॉनिक हो गई हैं तो उस समय हम इसका प्रयोग करवा सकते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन है तो वहाँ पर भी इस प्रकार के मांस रस का सेवन नहीं करवाना है। और क्रॉनिक में भी अर्श रोग कहा, यानी पाइल्स, और पुरानी गृहिणी को हम संग्रहणी समझ सकते हैं। जब भी गृहिणी जीर्ण हो जाएगी यानी क्रॉनिक हो जाएगी तो उसे उस संग्रहणी कहा जाएगा, तो संग्रहणी में इसका प्रयोग करवा सकते हैं। और पुराना शोष, यहाँ वह रोग जहाँ पर सूखापन आए, धातुओं का भी शोषण हो जाए, तो इसे यक्ष्मा भी कहते हैं और इसे ट्यूबरक्लोसिस भी कह सकते हैं, तो उसमें इनका प्रयोग करवा सकते हैं। तो यहाँ चिकित्सा की दृष्टि से भी बताया गया। और लावा आदि विष्कर, प्रतुत और जांगल मृगों का मांस गुण में लघु, वीर्य में शीत, रस में मधुर और कषाय होता है। यह प्रसह, भूषय, अनूप, वारिज और वारिचर जीवों के मांस रस के विपरीत है। पहले उसे गुरु कहा था, लेकिन अब इसे विष्कर, प्रतुत और जांगल मृगों के मांस को लघु कहा है। और यह शीत है, जबकि पहले उसे उष्ण कहा था। तो इस दृष्टि से ये दोनों अलग अलग हुए। और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो लावा आदि पक्षी हैं, ये और प्रतुत और जांगल मृग, ये सभी अति घूमने फिरने वाले हैं, ये एक जगह पर टिककर नहीं रहते हैं। तो उस दृष्टि से ये हल्के होते हैं, इसीलिए इनका मांस रस भी लघु होता है और वीर्य में शीत होता है। अब
इस दृष्टि से इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो उसके विषय में ये कहा कि यह मांस रस पित्त प्रधान, मध्यवात और हीन कफ वाले सन्निपात रोग के रोगियों के लिए हितकारी होता है। तो यहाँ पर सन्निपातज रोग के लिए कहा गया है। सन्निपातज रोग है कि जहाँ समजम निपात, यानी जहाँ पर तीनों ही दोष प्रभावित है। अब तीनों ही दोष प्रभावित है, लेकिन उसमें पित्त की अधिकता है क्योंकि पित्त प्रधान कहा गया है, और वात मध्यम है और कफ हीन है। तो इस तरह की स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम इन पशुओं के मांस रस का प्रयोग करवा सकते हैं। तो यह चिकित्सा की दृष्टि से कहा गया है। अब आगे, वर्तक और विशिकर पक्षी का मांस और प्रसह पक्षी के मांस के समान गुण वाला है, पर उसका मांस कुछ न्यून गुण वाला है। यानी बतख और विशिकर, ये पक्षियों का मांस, ये परसह पक्षी की बात, दोनों की पक्षियों की ही तुलना हो रही है। परसह में हमने पक्षी और पशु दोनों के विषय में जाना था, लेकिन अब यहाँ पर तुलना पक्षी के मांस रस की जा रही है। तो उसमें ये कहा कि ये लगभग वैसा ही है, लेकिन उसके गुण परसह पक्षी के गुण से कुछ कम है। और इसके पश्चात अब अलग अलग जीव के बारे में कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बकरे के मांस के गुण बताए जा रहे हैं कि बकरे का मांस न अधिक शीतल है, न अधिक गुरु और न अधिक स्निग्ध होता है, इसलिए यह अदोषकर होता है। कहने का मतलब ये कि बकरे का मांस न तो अधिक शीतलता करता है, ना ही वह अधिक गुरु है, मतलब वो पचने में भी बहुत मुश्किल नहीं होता है, और ना ही वह अधिक स्निग्ध है। तो इस दृष्टि से यह किसी भी दोष को वृद्ध नहीं करता है, मतलब कुपित नहीं करता है। और इसका मांस शारीरिक धातुओं के समान ही होता है, इसलिए सेवन करने पर दोष धातु मल के स्रोतों में क्लेद उत्पन्न नहीं करता है और मांस को बढ़ाने वाला होता है। तो अगर हम ये समझें कि ये धातुओं के समान गुण वाला है, तो आयुर्वेद की दृष्टि से समान की वृद्धि होती है। तो जब इसका सेवन किया जाता है तो धातुओं को ये बढ़ाने वाला है, और यह दोष धातु और मल के स्रोतों में क्लेद उत्पन्न नहीं करता है, यानी वहाँ पर कफ की अधिकता नहीं होगी, और यह मांस को बढ़ाने वाला है। और यह साधारणतः ऐसा कहा जाता है कि मांस से मांस की वृद्धि होती है। तो यहाँ विशेषता बकरे के मांस के गुण में कहा कि यह मांस को बढ़ाने वाला है। तो जो अतिकृष्ट स्थिति है, मतलब जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनमें इसका सेवन करवाया जा सकता है। अब बकरे को कहने के पश्चात भेड़ के मांस का गुण कहा जा रहा है कि भेड़ के मांस रस में मधुर, वीर्य में शीत, गुण में भारी और मांस वर्धक होता है। यानी यह मांस रस स्वाद में मधुर है और ठंडा है, गुण में भारी है, मतलब गुरु जल्दी से पाचक नहीं है, और मांस को बढ़ाने वाला है। अब इसके पश्चात सामान्यतः 8 प्रकार के मांस वर्ग जो ऊपर बताए गए हैं, उन वर्गों में बकरी और भेड़ की गणना नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि ये सभी देश में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें न तो अनूप न जंगल वर्ग में रखा जाएगा। अतः इनकी योनि अनिश्चित होने के कारण उन दोनों के गुणों को अलग अलग बताया गया है कि यह भेड़ और बकरी दोनों ही न तो प्रसह में आते हैं, मतलब ये ना तो आहार को छीन कर खाते हैं, और ना ही इन्हें हम ऐसे कह सकते हैं कि ये अनूप देश में ही रहने वाले हैं और या फिर जंगल में ही रहने वाले। तो इनकी स्थिति अनिश्चित है, तो उसके कारण यहाँ पर इनको दोनों को अलग अलग बता दिया गया। और अब सामान्य रूप से बताते हुए मांस वर्गों के गुणों में कुछ ऐसे भी मांस होते हैं जिनमें अपना कोई विशिष्ट गुण होता है। ऐसे कुछ द्रव्यों के गुण विशेषता का उपदेश किया गया है। भेड़ और बकरी के मांस के गुण को बताने के पश्चात अब कुछ और जीवों के मांस के गुणों को बताया जा रहा है जो कुछ विशेष गुण लिए हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले मोर के मांस के गुण बताए जा रहे हैं कि मोर का मांस नेत्र, कान, धारण शक्ति, जठराग्नि, व आयु, वर्ण, स्वर और आयु के लिए अधिक हितकारी होता है। यह बलवर्धक है, वात का शमन करता है
मांस और शुक्र को बढ़ाने वाला है। तो इस प्रकार मोर के मांस के गुण बताए हैं। अब हंस के मांस के गुण बता रहे हैं कि हंस का मांस गुरु, उष्ण, स्निग्ध और रस में मधुर होता है और स्वर, वर्ण और बल को देने वाला है, मांस और शुक्र को बढ़ाता है और वात का शमन करता है। मुर्गे के मांस का गुण बताते हुए कह रहे हैं कि मुर्गे का मांस स्निग्ध, उष्ण, शुक्रवर्धक, मांसवर्धक, स्वरवर्धक, बलवर्धक, स्वेदवर्धक, यानी मुर्गे का मांस खाने से पसीना भी अधिक आएगा और यह विशेष रूप से वात को नष्ट करता है। यानी अगर वातज रोग है तो वहाँ इसका मुर्गे के मांस का सेवन करवाया जा सकता है। और तीतर के मांस का गुण, तीतर का मांस गुरु, यानी यह पचने में मुश्किल होगा और उष्ण है और रस में मधुर होता है। और तीतर ना अधिक जंगल देश में निवास करता है और ना अधिक अनूप देश में, साधारण देश में यह निवास करता है, इसलिए यह वात प्रधान सन्निपात ज्वर का नाशक होता है। यानी यहाँ पर एक ज्वर के विषय में कहा जिसमें तीनों ही दोष प्रभावित हैं, लेकिन वहाँ पर यह वात की प्रधानता है, तो वहाँ पर तीतर मांस का गुण लाभदायक कहा गया है। और गौर तीतर के मांस का गुण बताया गया है कि जो तीतर का मांस वीर्य में शीत है और रस में मधुर है और हल्का है, तो इस कारण यह रक्त के साथ पित्त और कफ में होने वाले रोगों में और हीनवात से उत्पन्न सन्निपात में लाभकारी होगा। अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि सन्निपात रोग के विषय में कहा जा रहा है, लेकिन सन्निपातज रोगों में जहाँ तीनों ही दोष प्रभावित हैं, उनमें से विशेषता कौन सा बढ़ा हुआ है और कौन सा कम है और कौन सा मध्यम है, उसको देखते हुए हमें मांस रस को चुनना होगा, फिर उसका हमें प्रयोग करवाना होगा। और अब ये गौर तीतर के मांस के विषय में ऐसा कहा जा रहा है कि सन्निपातज रोग है जिसमें वातहीन है और पित्त और कफ बढ़ा हुआ है, तो वहाँ इसका प्रयोग करवाना है। तो यहाँ रक्त पित्त भी कहा कि जो रोगी है उसमें रक्त की प्रवृत्ति होगी, यानी आँख से, नाक से, मुंह से या गुदा से, मूत्र मार्ग से रक्त बह रहा है, तो उस समय इसका प्रयोग करवाना होगा। और इसके साथ ही पित्तज रोगों के लिए भी इसको हितकारी कहा है और कफज रोगों के लिए भी हितकारी कहा। तो अगर हम ये ध्यान से देखें तो ये वीर्य में शीत है, इसलिए रक्तपित्त और पित्तज रोगों के लिए हितकारी है, और रस में मधुर है, इसलिए यह वात के लिए प्रयोग होगा, और हल्का होने के कारण इसका गुण बताया गया है। और लावा के मांस के गुण बताए कि लावा का मांस रस में कषाय और मधुर, हल्का, अग्निवर्धक यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, विपाक में कटु है और ये सन्निपात जन्य विकारों को शांत करने वाला है। और गोहो के मांस के गुण बताए जा रहे हैं। गोहो का मांस विपाक में मधुर, रस में कषाय और कटु और मांसवर्धक, बलवर्धक, वात और पित्त को शांत करने वाला है। और सलाही के मांस के गुण बताए जा रहे हैं। साही का मांस रस में मधुर और खट्टा और विपाक में कटु और वात, पित्त और कफ का नाशक और कास और श्वास को दूर करने वाला है। अब यहाँ भी ये ध्यान देने वाली बात कि रस मधुर और खट्टा है, लेकिन उसका विपाक कटु है। साधारणतः अगर मधुर रस वाला है तो उसका विपाक भी मधुर होता है और अम्ल रस का विपाक अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पर रस में मधुर और खट्टा है, लेकिन उसका विपाक कटु है, और यह वात और पित्त और कफ का नाशक है, यानी यह तीनों ही दोषों के लिए यह शमन करने वाला है और कास श्वास रोग को दूर करने वाला है। और इसके पश्चात अब कबूतर के मांस के गुण बताए जा रहे हैं कि पालतू कबूतर का मांस रस में कषाय और गुण में विशद और वीर्य में शीत, विपाक में मधुर, रक्त पित्त रोग को दूर करने वाला है
और जंगली कबूतर का मांस गृहवासी यानी जो पालतू कबूतर हैं उनकी अपेक्षा कुछ लघु, शीतवीर्य, संग्राही और मूत्र को अल्प मात्रा में उत्पन्न करता है, यानी यह बहुमूत्र नाशक है। अब यहाँ पर कबूतर के मांस के विषय में कहा कि यह 2 प्रकार का है। एक तो वे कबूतर जिन्हें पाला जाता है, वो घर पे रखे जाते हैं, और दूसरे वो जो जंगल में रहते हैं, यानी वे खुद से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब इन दोनों के मांस में भिन्नता है। क्यों भिन्नता है? क्योंकि जो पालतू कबूतर है वो अधिक दूर तक उड़ान नहीं करते हैं, तो उस दृष्टि से वह ग्राम्य होने के कारण उनका जो मांस होगा वो गुरु होगा, लेकिन जो उड़ान करने वाले हैं उनका मांस लघु होगा। तो इस तरह से इनके दोनों की भिन्नता होगी। और इसके साथ ये भी कहा कि जो पालतू हैं उनका मांस विशद है। विशद का मतलब क्या हुआ? जो चिकनाई नहीं लिए हुए। इस विशद का विपरीत पिच्छिल होता है। पिच्छिल का मतलब जो चिपचिपापन लिया हुआ है। लेकिन अगर इसकी विपरीत जाए, जहाँ पर चिपचिपापन नहीं है, जहाँ पर स्वच्छता है, तो उसे विशद कहा जाएगा। और यह वीर्य में शीत कहा गया है, विपाक में मधुर कहा है, और यह रक्त पित्त को शांत करने वाला है। ये पालतू कबूतर के बारे में कहा गया है। और जंगली कबूतर को कहा कि यह शीतवीर्य है, संग्राही है, मतलब ये मल को बांधने वाला है और मूत्र को बांधने वाला है। जहाँ मूत्र की प्रवृत्ति अधिक रहती है, बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना होता है, तो उस समय जंगली कबूतर के मांस का सेवन करवाया जा सकता है। सूगे के मांस के विषय में कहा जा रहा है। सूगे का मतलब तोता। तो तोते का मांस रस में कषाय और अमल है, लेकिन ये विपाक में कटु है, और गुण में रुक्ष है, और वीर्य में शीत है, और ये संग्राही है, मल को बांधने वाला है, लघु है मतलब सुपाच्य है, और अग्नि दीपक है, जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, शोष, कास और क्षय रोग में हितकारी है। तो विशेषता इसे यक्षमा या ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी इसे हितकारी कहा गया है। और चटक यानी गुरैया, चिड़िया के मांस के गुण कहे जा रहे हैं कि इसका मांस रस में मधुर, स्निग्ध, बल और वीर्य को बढ़ाने वाला है, और ये सन्निपातज रोगों का शामक है, यानी जहाँ वात, पित्त, कफ तीनों ही प्रभावित हैं उसका ये शमन करेगा, और वृद्धवात को शांत करने वाला है। अगर वातज रोग है तो उसका भी शमन करेगा। और इसके पश्चात खरहे के मांस का गुण का है। खरहे मतलब खरगोश। खरगोश के मांस का रस कषाय और गुण में ये विशद है, और रुक्ष है, वीर्य में शीत है, विपाक में कटु है, और लघु है, और मधुर है। और हीन वात वाले सन्निपातज रोगों में ये लाभदायक होता है, यानी सन्निपातज रोग जहाँ पर वात की हीनता है वहाँ यह हितकारी है। और इसके पश्चात अब एन या मृग विशेष के मांस का गुण बताया कि एन का मांस रस और विपाक में मधुर है, यानी रस भी मधुर, विपाक में मधुर, और त्रिदोष शामक है, वात, पित्त, कफ तीनों का ही शमन करने वाला है, और आरोग्यदायक, आरोग्यता देता है, यानी स्वास्थ्य के लिए हितकारी, और लघु है, जल्दी से पचने वाला है, वीर्य में शीतल है, और मलमूत्र को बांधने वाला है। तो यह मृग, और वो भी एन मृग के मांस के गुण कहे। अब इसके पश्चात सूअर के मांस के गुण कहे जा रहे हैं कि सूअर का मांस शरीर को स्निग्ध करता है, मांसवर्धक है, शुक्रवर्धक, और श्रम तथा वृद्धवात को शांत करता है। श्रम और वृद्धवात का मतलब, श्रम तो मतलब कि जब व्यक्ति को थकान हुई है तो उस समय अगर सूअर का मांस वह सेवन करता है तो उसकी थकान दूर होती है, और यह वृद्धवात का शमन करता है। अगर वायु दोष है तो उसका भी शमन होगा, और यह बलवर्धक है, रुचि कारक है, और स्वेद कारक है। अगर सूअर का मांस अधिक खाया जाए तो व्यक्ति को पसीना भी अधिक आएगा, और यह पचने में भारी है, मतलब ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये विशेषता सूअर के मांस के गुण कहे गए हैं। अब गौ मांस के गुण कहे जा रहे हैं
कि गो का मांस केवल वातजन्य रोगों में यानी जो वातज रोग है और पीनस रोग में, पीनस का मतलब जहाँ पर जुकाम जीर्ण हो गया है तो ऐसी स्थिति, और विषम ज्वर जहाँ पर समय निश्चित नहीं होता कि वह ज्वर आएगा और फिर वह ठीक हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से हो जाएगा, तो साधारणतः ये मलेरिया के सिम्टम कहे जा सकते हैं। तो विषम ज्वर और सूखी खांसी भी दो तरह की, जिसमें सिर्फ खांसी होती है और दूसरा जिसमें बलगम आता है, लेकिन यहाँ पर सूखी खांसी के लिए कहा जा रहा है। और परिश्रम करने पर और भस्मक रोग में यानी जहाँ पर जठराग्नि बहुत तेज़ है, कुछ भी खाता है तो भस्म हो जाता है, तो उस स्थिति में भी गोमांस जो है वो गुणकारी कहा है। और मांस क्षय जन्य रोगों में यह हितकारी होता है कि मांस से ही अगर मांस का क्षय हो रहा है मतलब मांस कम हो रहा है तो उसमें भी इसका सेवन लाभकारी होगा। अब भैंस के मांस के गुण बताए जा रहे हैं कि भैंस का मांस शरीर में स्निग्धता लाने वाला, उष्ण और रस में मधुर और शुक्रवर्धक और पचने में गुरु और शरीर को तृप्त करता है, दृढ़ता, मोटापन, उत्साहवर्धक और निद्रा लाने वाला है। और विशेषता ऐसे कहा जाता है कि भैंस का दूध नींद लाने वाला है, और इसमें भी जिस प्रकार भेड़ और बकरी की तुलना की गई थी, यहाँ पर भैंस और गाय की कहा जाता है कि गाय का दूध लघु कहा जाता है, सुपाच्य कहा जाता है, और साथ ही ऐसे कहते हैं कि गाय अधिक चलती है और वो उसका बैठना कम होता है, लेकिन भैंस अधिक बैठी रहती है, तो उस दृष्टि से यहाँ पर इनकी भिन्नता भी कही गई है। और दो अलग अलग प्राणी हैं तो उनका स्वभाव भी अलग अलग है, उस दृष्टि से यहाँ पर मांस रस में भी भिन्नता है। और मछली के गुण कहे जा रहे हैं कि सामान्यतः सभी मछलियों का मांस पचने में भारी, गर्म, मधुर, बलवर्धक, मांसवर्धक, वात नाशक और स्निग्ध तथा शुक्रवर्धक है, और दोषों को अधिक मात्रा में बढ़ाता है, यानी यह तीनों ही दोषों को बढ़ाने वाला है। तो यह मछली के मांस के गुण बताए हैं। और मछली के मांस के गुण बताने के पश्चात अब एक और मछली के मांस के गुण बताए जा रहे हैं, और इस मछली का नाम है रोहू। तो रोहू के विषय में ऐसे कहा कि यह शैवाल यानी सेवार का भोजन करने और घास खाने और निद्रा नहीं सेवन करने से रोहू का मांस अग्निदीपक, पकने में हल्का और महाबलकारक होता है। ये विशेष इस मछली के बारे में कहा जा रहा है कि यह शैवाल यानी जो पानी में काई जैसा पौधा मिलता है उसका सेवन करती है, और साथ ही घास खाने वाली है, और यह निद्रा नहीं करती है, यानी यह एक जगह पे टिकती नहीं है, चलती फिरती रहती है। तो उसका जो मांस है वो अग्नि प्रदीपक है, मतलब जठराग्नि को बढ़ाएगा, और यह पचने में हल्का है, मतलब जल्दी से पच जाता है, सुपाच्य है, और यह महाबल कारक है, मतलब ये बल को देने वाला है। और मछली के गुण बताने के पश्चात अब कछुए के मांस के गुण बताए जा रहे हैं कि कछुए का मांस शरीर में रूप को निखारता है, मतलब शरीर के वर्ण को, रंग को बढ़ाता है, और वात नाशक है, यानी वातज रोगों के लिए हितकारी है, और शुक्रवर्धक है, यानी पौरुष शक्ति को बढ़ाने वाला है, और नेत्र के लिए लाभकारक है, बलवर्धक है, और धारणा शक्ति और स्मरण शक्ति को भी बढ़ाने वाला है, और यह पथ्य है और यक्षमा को दूर करता है, यानी शोष रोग के लिए इसे भी हितकारी कहा है। और अब गेंडे का मांस यानी खडक का मांस कहा कि यह कफवर्धक है, यानी ये इसे अभिषंधी कहा गया है, और इस दृष्टि से ये कफ का बढ़ाने वाला होगा, और यह बलकारक और मधुर होता है। यह स्नेहन और ब्रीहन करने के लिए प्रयुक्त होता है, और वर्ण को निखारता है, श्रम और वात विकार को दूर करता है। अब मांस रस को कहने के पश्चात हंस आदि पक्षियों के अंडों के गुण कहे जा रहे हैं कि ये धार्तराष्ट्र भी एक पक्षी का नाम है, ये हंस का एक भेद है, और चकोर, मुर्गी, मोर, चटक यानी चिड़िया आदि इन पक्षियों के अंडे जिन मनुष्यों के धातु क्षीण हो गई है और उनके लिए और कास, हृदय रोग और उरक्षक में हितकारी होते हैं। तो यहाँ विशेषता
अंडों का उपयोग करने के लिए कहा कि जिन व्यक्तियों में शुक्र धातु की क्षीणता है यह उनके लिए हितकारी है, और इसके साथ ही खांसी जिसे रहती है, हृदय रोग है और उरेक शक्त है, तो उनके लिए ये हितकारी कहा गया है। और ये सभी अंडे रस में मधुर हैं, विदाह को नहीं करने वाले हैं और ये शीघ्र ही बल को देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार अंडों के गुण बताए। और अब शरीर को बढ़ाने वाला मांस को छोड़कर अन्य कोई खाद्य पदार्थ नहीं है, और इस प्रकार यह मांस का तीसरा वर्ग कहा गया है। तो इस मांस वर्ग के अंत में एक बात कही कि यह मांस रस को बढ़ाने वाला है और इसके जैसा और कोई मांस को नहीं बढ़ाता है। तो ये हम पहले भी जान चुके हैं कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, मांस से मांस बढ़ता है, तो उस दृष्टि से ये कहा गया है। तो इस प्रकार यहाँ मांस वर्ग समाप्त हुआ और हम आने वाली कक्षा में अब शाक वर्ग के बारे में जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि अन्न रूपी लकड़ी के रहने पर ही अंतरअग्नि की स्थिति होती है, तो इसमें अंतरअग्नि का क्या अर्थ है? और इस लाइन से हमें यह समझना है कि अंतरूपी लकड़ी यहाँ अन्न को कहा गया है और अंतरअग्नि जठराग्नि को कहा गया है। जिस प्रकार का अन्न का सेवन किया जाता है उसी प्रकार की जठराग्नि होती है, तो ये दोनों का आपस में संबंध बताया, और जिस प्रकार की जठराग्नि होती है उसी प्रकार का हमें अन्न का सेवन करना होता है। तो ये दोनों का संबंध स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और चिकित्सक को प्रत्येक व्यक्ति की जठराग्नि या उसके अंतरअग्नि के विषय में जानना आवश्यक है। तो सही उत्तर जानने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आज के लिए प्रश्न है कि शमी वर्ग में अलग अलग प्रकार की दालों के गुणकर्म बताए गए हैं और उनमें एक कुलथ दाल है। तो कुलथ दाल का रस वीर्य विपाक क्या है? और आशा है कि आप कुलथ दाल के रस गुण वीर्य विपाक को जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और इसी के साथ ही आप सभी को सादर नमस्ते।